नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं सुमित गोयल आप सबका रीजनिंग के हमारे इस फाउंडेशन कोर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से प्यारे बच्चों हम आपके लिए रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां बच्चों हम रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। द टॉपिक नेम इज कैलेंडर। ध्यान दीजिए, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट करें, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, तो बच्चों इन सभी एग्जाम्स में आपको कैलेंडर के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और एक दो फिक्स प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हैं, सवाल उन्हीं से बनता है। जैसे कि कोई भी एक तारीख आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए इस तारीख का डे क्या था, या हो सकता है आपको किसी एक तारीख पे दिन बोल दिया जाए कि मान लीजिए 13 मई 2006 को संडे था, तो बताइए 25 मार्च 1938 को डे कौन सा था। कुछ भी, तो एक तारीख को डे देकर दूसरे को पूछना, इन दोनों को रिलेट करना, या एक तारीख का पर्टिकुलर डे फाइंड करना, या कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट लाइक कैलेंडर का रिपीटेशन कब होता है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। तो हम ये मानते हुए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि रीजनिंग इससे पहले आपने नहीं पढ़ी है, कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल लेवल 0 से। फाउंडेशन का मतलब ही होता है नींव भरने से स्टार्ट करेंगे और पूरी एक हाईराइज बिल्डिंग तक का पूरा काम करेंगे। तो आइए बच्चों, बहुत टाइम लिए बिना शुरू करते हैं। अपना ये बेसिक टॉपिक है कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर मतलब कि आप कोई भी तारीख पढ़ते हैं कि आज तारीख है सर 16 अप्रैल, आज तारीख है 26 दिसंबर, ये सब कैलेंडर का ही पार्ट है। ये जो कैलेंडर आज हम दुनिया भर में यूज कर रहे हैं, ये कैलेंडर बनाया था बच्चों पॉप ग्रेगरी साहब ने, और पॉप ग्रेगरी साहब का ये कैलेंडर आज दुनिया भर में प्रचलित है। सब लोग इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हम इसे बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये क्वेश्चन कई बार आपसे जीएस में पूछा जा सकता है कि दुनिया भर में प्रयोग किए जाने वाले कैलेंडर का नाम क्या है। तो नाम है बच्चों ग्रेगोरियन कैलेंडर। किनके नाम पे पढ़ा? ये पढ़ा था पॉप ग्रेगरी साहब के नाम पे, जिन्होंने इस कैलेंडर को बनाया था। क्या बताया इन्होंने कहा सर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 365 डेज और 6 आवर, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, इतनी देर में सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। और इसी टाइम को इन्होंने डिनोट किया ईयर, वर्ष, साल से इन्होंने बताया कि जितने समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। अब प्यारे बच्चों, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये 6 आवर्स जो है ना, ये बीच में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ला रहे थे कि 365 दिन और 6 घंटे, इनको कैसे मैनेज किया जाए, इनको कैसे हल किया जाए। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए ग्रेगरी साहब ने क्या करा, इस 6 आवर के कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? इन्होंने ईयर की ही 2 कैटेगरीज बना दी सर। एक का नाम दिया गया नॉर्मल ईयर, एक का नाम दिया गया लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब सामान्य वर्ष, जो हम रूटीन लाइफ में देख रहे हैं। ये ईयर जो होते हैं 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक नॉर्मल और एक लीप। क्या डिफरेंस क्या है सर? नॉर्मल ईयर हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्ष। यहां बच्चों आपने केवल और केवल 365 डेज को ही काउंट किया, मतलब जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन और लगभग 6 घंटे में चक्कर काट रही थी, इस 6 आवर्स को आपने लैप्स कर दिया। तो 6 आवर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ये 4 साल तक अगर 6 घंटे ऐड हुए, दैट विल बी 24 आवर्स। यानी 24 आवर्स का मतलब प्यारे बच्चों एक नया दिन यहां ऐड हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लीप ईयर में डेज होंगे 366। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का डिफरेंस क्या हुआ सर? नॉर्मल ईयर में डेज होंगे 365, लीप ईयर में डेज होंगे 366। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 1 डे नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में एक दिन का बच्चों डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस हमें मिलता है फेब के मंथ में, फरवरी का मंथ। नॉर्मल ईयर में आपको मिलेगा 28 डेज का, लीप ईयर में मिलेगा 29 डेज का। क्या डिफरेंस है सर? नॉर्मल और लीप ईयर में एक दिन का डिफरेंस है। नॉर्मल ईयर में फरवरी आती है 28 दिन की, लीप ईयर में आती है
9 डेज की। सर अगर मैं एक साल के 365 डेज को 7 से डिवाइड करूं, यानी हम जानते हैं 7 डेज का बनता है एक वीक, 7 5 35, 1 5, 7 2 14, 1, यानी बच्चों ये मैं कह सकता हूं एक नॉर्मल ईयर में 52 तो होते हैं वीक्स और 1 डे बचता है एक्स्ट्रा, इसी को हम बोलते हैं ऑड डे, विषम दिन। हम आगे इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन अभी आपको समझिए कि नॉर्मल ईयर में 52 वीक और 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। लीप ईयर में प्यारे बच्चों 52 तो होते हैं वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा ये वही है बच्चों जो 29 फेब वाला आया था वो। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का डिफरेंस समझ में आया। नॉर्मल ईयर में 52 वीक, एक दिन एक्स्ट्रा, लीप ईयर में 52 वीक और 2 डेज एक्स्ट्रा। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई, पर ये कैसे जाने कि कौन सा ईयर नॉर्मल है कौन सा ईयर लीप? अगर कोई व्यक्ति ये जानना चाहे सर कि कौन सा ईयर नॉर्मल होगा और कौन सा ईयर लीप, हाउ कैन वी जज? इट्स वेरी सिंपल सर, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर के वेरिफिकेशन के लिए हम अपने साल में, ईयर में लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग करते हैं। प्यारे बच्चों वैसे कोई लास्ट के 2 अंकों का नियम नहीं है, ये 4 का विभाज्यता का नियम होता है। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, ये बात चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। अगर ये पूरा पूरा भाग जाता है तो लीप ईयर, नहीं जाता तो नॉर्मल ईयर। बड़ी सिंपल सी बात है, साल के आखिरी 2 अंकों को 4 से डिवाइड कीजिए। अगर पूरा पूरा भाग जाए, इफ इट कंप्लीटली डिविजिबल देन इट्स अ लीप ईयर, अदरवाइज इट्स अ नॉर्मल ईयर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कोई साल देखा बच्चों, आपने कहा सर 2024, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, यस डिविजिबल, देन आई कैन से इट्स अ लीप ईयर। आपने कोई एग्जांपल लिया सर 2038, हमने 38 को 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर आया, यानी पूरा पूरा भाग नहीं गया, इट्स अ नॉर्मल ईयर। 2168 सर लास्ट के 2 डिजिट में आपने 4 से डिवाइड करा, 68 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब बच्चों ये भी क्या होगा? लीप ईयर। सेंचुरी से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैं तो केवल आखिरी 2 अंकों की बात कर रहा हूं। 38 को आपने 4 से डिवाइड किया बच्चों, कंप्लीटली भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल। तो नॉर्मल और लीप ईयर में डिफरेंस समझ में आया बच्चों। साल के आखिरी 2 अंकों को, लास्ट 2 डिजिट को आप डिवाइड कीजिए, किससे? 4 से। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा भाग जाए, तो आप कहना लीप ईयर। पूरा पूरा भाग ना जाए तो आप इसे कहिएगा नॉर्मल ईयर। लीप ईयर का और नॉर्मल ईयर का डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों, एक आपने कभी सुना होगा सेंचुरी ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंचुरी ईयर? सर ऐसा ईयर जो सेंचुरी का है, हिंदी में इसे हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष। जिस साल के लास्ट में आपको दिखे डबल जीरो, लाइक 1700, लाइक 1800, लाइक 1900, लाइक 2000, लाइक 2100, लाइक 2200, लाइक 23, 24, ऐसा कोई भी जिसके लास्ट में आपको डबल जीरो मिलती है, हम उसे कहते हैं सेंचुरी ईयर। प्यारे बच्चों, इस केस में आपको 4 से डिवाइड नहीं करना, आप इसे 400 से डिवाइड करें। इस केस में आप इसे 400 से डिवाइड करें, और अगर ये पूरा पूरा भाग जाए, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो होगा लीप ईयर, नहीं तो होगा नॉर्मल ईयर। जैसे कि 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, यस सर, 2000 इज अ मल्टीपल ऑफ 400, देन आई कैन से इट्स अ लीप ईयर। बाकी सब नॉर्मल ईयर होंगे सर, क्योंकि इन सब में तो 400 का भाग तो जाता ही नहीं है। प्यारे बच्चों, किसी भी ईयर को नॉर्मल या लीप को वेरीफाई करना हमारे लिए बहुत ही आसान सा टास्क है। हम साल के आखिरी 2 अंकों में नहीं,
हम सेंचुरी के मामले में 400 का भाग देंगे और पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर, नहीं तो नॉर्मल ईयर। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा बच्चों, ये कैलेंडर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट का मतलब ये कि आपको ये वेरीफाई करना आना चाहिए कि कौन सा ईयर नॉर्मल है और कौन सा ईयर लीप। डिफाइन कैसे होगा? हम ईयर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर, नहीं डिवाइड हो पाएगा तो नॉर्मल ईयर। क्या ये बात आसान है? कमेंट करके यहां तक की बात बताइए कि यस सर, हम वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा ईयर नॉर्मल है और कौन सा ईयर लीप। आइए थोड़ा इस बात पे अभ्यास भी कर लेते हैं बच्चों। साथ साथ में अगर चीजों पर अभ्यास करते रहेंगे तो जानकारियां आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगी। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, सब्जेक्ट है जो आपका मोस्ट वैल्यूएबल सब्जेक्ट है स्कोर बूस्ट करने के लिए। आप यकीन मानिए, रीजनिंग में जितनी आसानी से आप नंबर गेन कर सकते हैं उतना किसी और सब्जेक्ट में आसान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम रीजनिंग को पेपर में पढ़कर नहीं जाएं। देखिए, रीजनिंग पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर आप क्लास को प्रॉपर समझ के, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके, प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगाते हैं और फिर आप एग्जाम देने जाते हैं प्यारे बच्चों, तो निर्धारित समय से बहुत कम टाइम लेकर आप रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। करने को 25 क्वेश्चन कोई व्यक्ति करे आधे घंटे में, कोई करे 12 मिनट में, तो डिफरेंस तो क्रिएट होगा बच्चों। वो 12 मिनट में करने वाला पर्सन बाकी के टाइम में मैथ्स, इंग्लिश, जीके सॉल्व करेगा तो यकीनन औरों के मुकाबले स्कोर अपना बूस्ट करेगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट पे साथ साथ अभ्यास करें। जब भी इस क्लास को पढ़ें आप अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठें। ये ऑफलाइन क्लास की तरह मान लीजिए आप अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को यहां मेरे साथ डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। आइए, मैंने एक सामने टेबल बनाई है बच्चों, 2 बॉक्स दिए हैं नॉर्मल या लीप। हमें यह बताना है कि कौन सा ईयर नॉर्मल है, कौन सा ईयर लीप। कहानी बड़ी सिंपल है बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल के लिए आप 70 को 4 से डिवाइड करेंगे। मैंने कहा था लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। अगर 70 को 4 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 17 इंटू 4 68, 2 रिमाइंडर बच जाता है बच्चों। ये ईयर नॉर्मल है या लीप नहीं है। हमें यही बताना है कि कौन सा ईयर नॉर्मल है और कौन सा ईयर लीप। प्यारे बच्चों, अगर मैं 48 को 4 से डिवाइड करूं, यस सर, इट्स अ मल्टीपल, पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 0, तो यस, दिस ईयर इज अ लीप ईयर। तुरंत आप इनको लिखिए और तुरंत बच्चों आप जनरेट कीजिए आपके हिसाब से कौन सा ईयर नॉर्मल है और कौन सा ईयर लीप। जब तक आप इनके कोड वेरीफाई करेंगे, आप इनको बनाएंगे, तो नॉर्मल और लीप की जानकारी आपको आनी चाहिए। जैसे कि 56 को 4 से डिवाइड कीजिए तो पूरा पूरा भाग जाएगा सर। 14 इंटू 4 56, देन दिस इज ऑल्सो ए लीप ईयर। इजी सर। 90 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 22 इंटू 4 88, रिमाइंडर बचेगा 2, पूरा पूरा भाग नहीं जा पा रहा बच्चों, इसका मतलब यह है नॉर्मल ईयर। सर 22 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर बचेगा 2, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये होगा नॉर्मल ईयर। सर 76 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 19 गुणा 4 76 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लीप ईयर। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे आप अपनी मर्जी से भी ईयर लिखकर उनको जान सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। सर 42 में 4 का तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता बच्चों, तो ये रहेगा नॉर्मल ईयर। 66 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, नॉर्मल ईयर। 96 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये रहेगा बच्चों लीप ईयर। तो ऐसे कोई भी ईयर को अगर वेरीफाई करना हो कि नॉर्मल है या लीप है, हम उस साल के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग देंगे और तुरंत ये बात जांच लेंगे कि नॉर्मल है या लीप है, क्योंकि आगे जब डे फाइंड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने काम आएगा, ये जानकारी भी आपके बहुत यूज में आएगी। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? कुछ और एग्जाम्पल लिए गए। ये एग्जाम्पल बेटा सेंचुरी के लिए हैं, ये एग्जाम्पल आपको सेंचुरी के लिए दिए गए।
क्या होता है, सेंचुरी के केस में आपको ऐसे कंप्लीट सेंचुरी को 400 से डिवाइड करना होता है। सेंचुरी को हम 400 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा तो लीप ईयर, नहीं तो नॉर्मल ईयर। पूरा पूरा भाग जाएगा तो लीप ईयर, नहीं तो नॉर्मल ईयर। सर 1700 में 400 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा बच्चों, ये नॉर्मल ईयर। इसी प्रकार 1800 को जब डिवाइड करोगे 4 4 जा 16, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 1900 को 400 से डिवाइड कीजिए, नॉर्मल ईयर। लेकिन 2000 में भाग जाता है बच्चों, इसका ये हो गया लीप ईयर। जब भी कभी ऐसा सेंचुरी ईयर आए तो आपको हमेशा 400 से डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा। 2100 को नॉर्मल ईयर, 2200 को नॉर्मल ईयर, 2300 को नॉर्मल ईयर, लेकिन 2400 को हम बोलेंगे लीप ईयर। उम्मीद करता हूं बच्चों इतनी बात में आपको डाउट नहीं है। कौन सा ईयर नॉर्मल है और कौन सा ईयर लीप, इन तीनों की जांच करना भी आपके लिए बेहद सिंपल टास्क हो गया। आप तो साल के आखिरी 2 अंकों में या सेंचुरी ईयर आने पर पूरी संख्या में 400 का भाग देवें। पूरा पूरा भाग जाएगा तो लीप ईयर, नहीं जाएगा तो नॉर्मल ईयर। और लीप और नॉर्मल होते क्या हैं? लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। फेब का मंथ 29 डेज का होता है और 52 वीक और 2 डेज होते हैं एक्स्ट्रा। नॉर्मल ईयर में बच्चों 365 डेज होते हैं, फेब में 28 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक और 1 डेज होता है एक्स्ट्रा। आई बात समझ? बच्चों इस जानकारी जो आपने अब तक पढ़ी है, इस पर भी एग्जाम में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आपको बेसिक जानकारी के लिए आने चाहिए। क्या है ये? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? इसका मतलब मैं जानना चाह रहा हूं विच ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कौन सा होगा जिसमें 400 का भाग नहीं जाएगा, वो नॉर्मल है। मैंने बच्चों ए ऑप्शन चेक किया, 1800 को 400 से डिवाइड किया, इट्स अ नॉर्मल। कंफर्म। 1800 में 400 का भाग नहीं जाता, तो यही एक ऑप्शन है बच्चों जो लीप वर्ष नहीं है। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि 2000 डिवाइड बाई 400, सर दिस विल बी अ लीप ईयर। 1600 डिवाइड बाई 400, इट्स अ लीप ईयर। 1200 डिवाइड बाई 400, इट्स अ लीप ईयर। वैसे आपको ये सारे चेक करने की नीड नहीं है। जब ए उत्तर आपको मिल गया, ये कंफर्म हो गया कि लीप वर्ष नहीं है, तो बस बाकी के ऑप्शन तो हटाओ, चेक क्यों करने? सर सवाल नंबर 2, वैसा ही निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ईयर है जो लीप ईयर नहीं है? आपने कहा सर 2100, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 400 से तो सर पूरा पूरा भाग नहीं जाता। इसका मतलब ये एक सामान्य वर्ष है, ये एक नॉर्मल ईयर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि लीप ईयर नहीं है। कौन सा ईयर लीप है और कौन सा नहीं, इस बात को वेरीफाई करने के लिए यही काम करना, कुछ और तो जांचने की आवश्यकता भी नहीं है बच्चों। जैसे दीपक 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ। दीपक वॉज बॉर्न ऑन 29th of Feb 1896। प्यारे बच्चों 1896 वाज अ लीप ईयर। लीप ईयर है तभी तो 29 फेब आई होगी। देन द क्वेश्चन इज, वह अपना जन्मदिन पहला कब मनाएगा? इन विच ईयर ही विल सेलिब्रेट हिज फर्स्ट बर्थडे? बच्चों फर्स्ट बर्थडे तभी मनाया जाएगा जब 29 फरवरी आएगी, और आपको पता है 29 फरवरी तभी आएगी जब लीप ईयर आएगा। एक ही तो बात है। तो आपने कहा सर 1897, ये तो नॉर्मल ईयर है। 1899, ये भी नॉर्मल ईयर है। किसी का मन कर रहा हो सर 4 साल बाद 1900 भी एक नॉर्मल ईयर है। अगर मैं 1900 को 400 से डिवाइड कर दूं, पूरा पूरा भाग नहीं जाता, दिस विल बी ऑल्सो अ नॉर्मल ईयर। सो प्यारे बच्चों 1904 अपना लीप ईयर है, यानी कि 29 फरवरी जो इनको अगली मिलेगी वो 1904 में मिलेगी। यानी इस पर्सन का जो बर्थडे है वो 8 इयर्स के बाद में सेलिब्रेट किया जाएगा। पहला बर्थडे जो मनाएगा वो आदमी 8 साल की एज में मनाएगा।
तो हो सकता है कभी किसी का बर्थडे एक साल में एक बार ना पड़े, 8 साल में भी एक बार पड़े, दीपक की तरह संभावित है। तो दीपक अपना पहला बर्थडे कब मनाएगा? दैट आंसर विल बी 1904, बिकॉज बच्चों 1896 के बाद में अगला लीप ईयर जो आएगा वो 1904 में ही आएगा। क्या बात समझ में आई आपको? प्यारे बच्चों, एक और कहानी है, समझिए बहुत ध्यान से। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1964 के फरवरी महीने की अंतिम दिन हुआ, इफ ए मैन बर्थडे वाज एट द लास्ट डे ऑफ द फेब 1964, सर फेब 1964, इसका मतलब इसका लास्ट डे होगा 29 फेब, बिकॉज सर 1964 वाज अ लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी में होते हैं 29 डे। आपने कहा फेब का लास्ट डे वो तो 29 ही होगा। तो हमने पूछा सर टिल मार्च 2012 तक वह कितनी बार अपना बर्थडे मना चुका होगा? देखिए सर 29 फरवरी का बर्थडे 29 फरवरी को ही मनाया जाएगा। आपने कहा मार्च 2012 तक कितनी बार अपना बर्थडे मनाएगा? सर गौर करना 1964 से 2012 तक हर 4-4 साल में 29 फेब आएगी, क्योंकि जो इसके बीच में सेंचुरी आ रही है वो आ रही है 2000 वाली, 2000 वाली। तो आप कभी भी ऐसे सवाल को देखें तो डायरेक्टली ये कर सकते हैं बच्चों, ईयर का गैप देख लीजिए। 1964 से 2012 तक को मैं देखूं तो गैप आ रहा है इनके बीच में 48 ईयर्स का। डिफरेंस कीजिए ना, 2012 में से 1964 घटाइए तो आपको इनका जो गैप मिलेगा वो मिलेगा बच्चों 48 ईयर्स का। मैंने कैसे काउंट किया? बड़ा सिंपल है, हमने दोनों का डिफरेंस लिया है, 2012 में से ये माइनस कर दिया तो 48 ईयर्स आ गए। हर 4-4 साल में बर्थडे मनाया जाएगा बच्चों, तो 48 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे सवाल का उत्तर बन गया 12 टाइम्स। हर 4-4 साल में बर्थडे मनाओगे तो 12 बार आपका बर्थडे मनाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहां मार्च का महीना है तो मैंने 12 बार बोला। अगर यहां मंथ आ जाए जनवरी का तो आपका उत्तर हो जाएगा 11 टाइम्स। क्योंकि सर अगर मैं जनवरी बोल दूंगा तो अभी तो 29 फेब आया नहीं ना, 29 फेब आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बात आपको मंथ को देख के डिसाइड करनी है। और अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए, अपना फर्स्ट बर्थडे मनाया जाएगा, यूं लिखिए कि 1968 में जो मनाया जाएगा वो बर्थडे होगा बच्चों फर्स्ट, फिर 1972 में मनाया जाएगा वो होगा सेकंड, 1976 में मनाया जाएगा वो होगा थर्ड, 1980 में मनाया जाएगा वो होगा फोर्थ, 1984 में मनाया जाएगा वो होगा फिफ्थ, 1988 में मनाया जाएगा वो होगा सिक्स्थ, 1992 में मनाया जाएगा बच्चों वो होगा सेवंथ, 1996 में मनाया जाएगा वो होगा एट्थ, 2000 में मनाया जाएगा वो होगा नाइन्थ, 2004 में मनाया जाएगा वो हो जाएगा 10th, 2008 में मनाया जाएगा वो हो जाएगा 11th एंड 2012 में मनाओगे वो हो जाएगा 12th। तो हमने पूछा यहां तक बर्थडे कितनी बार मनाओगे? 12 बार मनाओगे सर। यूं ऐसे काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, दिस वाज वेरी इजी। डायरेक्टली उनका गैप देखिए 48 डेज का, 48 को डिवाइड कर दीजिए 4 से तो 12 बार इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन इसी बात पे चल रहे हैं कि नॉर्मल ईयर, लीप ईयर की बात क्या होती है। और अब आया बच्चों एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 29 फेब कितनी बार आएगी? फॉर हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब अपीयर्स इन 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स? सर 400 साल अगर मैं लूं कॉन्जिक्यूटिव तो उनमें लीप ईयर या 29 फेब कितनी बार आएगी?
देखिए इस बात के लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों। देखिए पहली बात तो मैं आपको कह रहा हूं कि 400 साल लेने हैं मुझे कॉन्जुकेटिव। सर 400 साल कॉन्जुकेटिव कौन से, कोई भी ले लीजिए। लाइक आपने एग्जांपल ले लिया 1601 से 2000। जी हाँ सर, ये 400 साल है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और देखिए अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं आपको, 1601 से लेकर 1700 की बात की जाए, सर 1601 से 1700, देखिए ये ईयर होंगे आपके 100 सालों में कितने तो आएंगे लीप और कितने आएंगे नॉर्मल। 100 सालों में कितने ईयर आएंगे लीप और कितने आएंगे नॉर्मल। तो जानिए आप इन 100 सालों में 24 बार देखेंगे लीप ईयर और 76 देखेंगे नॉर्मल ईयर। ऐसा क्यों सर? देखिए बात ऐसी है, हर 4-4 साल में लीप ईयर आता है। जी हां, 1604 में पहली बार, 1608 में दूसरी बार, 1612 में तीसरी बार, ऐसे करते करते 1696 में जो आएगा वो 24वां लीप ईयर होगा। लेकिन 1700 लीप ईयर तो होता ही नहीं है। तो टोटल 100 सालों में से 24 तो आएंगे लीप और बाकी के 76 आएंगे नॉर्मल। सर अगर मैं 1701 से लेकर 1800 तक की बात करूं तो यहां भी तो ऐसा ही होगा, 24 तो आएंगे लीप और बाकी के 76 क्या होंगे नॉर्मल। टोटल 100 सालों में से 24 ईयर लीप, 76 होंगे नॉर्मल। 1801 से 1900 की बात कीजिए तो यहां बच्चों आपको मिलेंगे 24 ईयर लीप और 76 मिलेंगे नॉर्मल। लेकिन अगर मैं 1901 से 2000 की बात करूं बच्चों, यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि नॉर्मल ईयर होंगे 75 और लीप होंगे 25। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इन सब में जो सेंचुरी थी ना वो भी नॉर्मल वाली आ रही थी, यहां आपकी सेंचुरी भी लीप वाली आती है तो एक लीप ईयर बढ़ जाता है। तो 400 साल में कितने हुए, इन सब का सम कीजिए 97। लीप ईयर का आना या फैब के मंथ का 29 फैब तक जाना, बात बच्चों एक ही है, एक ही बात है। कोई आपसे पूछे कि सर 1901 से 2000 के बीच में लीप ईयर कितने हैं, 25। लेकिन 400 साल को अगर मैं एक साथ पढ़ दूं तो 400 साल में लीप ईयर कितने आएंगे, 97। क्या सर ये एग्जाम्पल किसी इसी के लिए है या ऐसा कुछ भी हो जाए, कुछ भी। 400 साल कॉन्जिक्यूटिव आप कहीं से कहीं तक के पकड़ लीजिए, उनमें 3 सेंचुरी आएंगी नॉर्मल, 1 सेंचुरी आएगी लीप। कंफर्म 3 बार तो आएगा 24 24 24, 1 बार आएगा 25, तो फिक्स उत्तर बनेगा 97 टाइम। तो अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि 400 कर्मागत वर्षों में 29 फैब कितनी बार आएगा, तो प्यारे बच्चों 29 फैब आएगा 97 बार। 97 टाइम्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, कारण क्या है? कारण आपके सामने है, तुरंत आप इसे काउंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां आपको समझा के दिया है बच्चों, और थोड़ा सा इस पे और भी काम करें। ये देखिए मैंने आपके लिए 1200 साल तक की एग्जाम्पल की बात कर ली, थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए और ड्राइव करता हूं। ये लो सुनो मेरी बात। सर अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग के 100 ईयर, उनमें 76 तो होंगे नॉर्मल, 24 होंगे लीप। 101 से 200 76 नॉर्मल, 24 लीप। 201 से 300 76 से 24। 301 से 400 75 नॉर्मल, 25 लीप। 100 सालों की कोई आपसे बात करे, कोई आपको पूछे सर 100 ईयर्स में 29 फैब कितनी बार आएगा, तो प्यारे बच्चों आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए 24 या 25। बिकॉज सर आप 100 ईयर तो कह रहे हैं, पर कौन से वाले? अगर ये वाले कहोगे तो 24 बार, ये वाले कहोगे तो 25 बार। 100 ईयर्स में 29 फरवरी कितनी बार आती है? तो करेक्ट आंसर इज आइदर 24 और 25।
या तो 24 या 25, इनमें से क्या ये नहीं पता। लेकिन कोई आपसे पूछे 200 ईयर्स में, सर 200 साल में, तो आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए 48 या 49। कैसे सर 200 साल कौन से? मैं ये साल 200 पकड़ूंगा तो 49, ये 200 पकड़ूंगा तो 48, इन 200 पे 48, इन 200 पे 49, इन 200 पे 49, इन 200 पे 48। आपने कहा कॉन्जुकेटिव साल 200 कौन से सर? अगर कॉन्जुकेटिव साल 200 इनको लिए जाए उत्तर 48, इनको लिया जाए तो 49, तो इसका मतलब 200 साल में भी डाउट है। 29 फरवरी या तो आएगी 48 या 49। सर कोई पूछे 300 साल में कॉन्जुकेटिव, 300 साल में भी वही आंसर होगा, या तो 72 और या 73। जब तक ये कि आप एक्सप्लेन नहीं कर दो कि 300 साल कौन से सर, ये 300 लूंगा मैं तो आएगा 72, ये 300 ले लूंगा तो आएगा 73। आप सर 300 साल तो कह रहे हैं पर 300 कौन से ये नहीं पता। लेकिन 400 साल की बात करोगे तो कंफर्म बच्चों अब की बार डाउट नहीं है, उत्तर आएगा 97 टाइम्स। क्योंकि 400 साल कोई भी कॉन्जुकेटिव पकड़िए, 3 बार 24 1 बार 25 आएगा, 3 बार 24 1 बार 25 आएगा, तो 72 और 25 97, 97 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। फिर से कहानी रिपीट कर रहा हूं कि आपका क्वेश्चन ये बन जाए कि या तो वो पूछ ले लीप ईयर कितनी बार आएगा, या आपसे पूछ ले 29 फरवरी कितनी बार आएगा। तो जान लीजिए 100 कॉन्जुकेटिव ईयर, 100 लगातार वर्षों में, या तो 24 या 25, 200 लगातार वर्षों में, या तो 48 या 49, 300 लगातार वर्षों में, या तो 72 या 73, 400 लगातार वर्षों में। अब की बार उत्तर कंफर्म है 97, बाकी किसी बात पे दिमाग लगाना नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर लीप ईयर कितनी कितनी बार आता है। 100 साल, 200 साल, 300 साल, इन सबको चेक करना आसान। जैसे कि क्वेश्चन ये बनेगा, इन 100 consecutive years हाउ मेनी टाइम्स 29 फेब अपीयर। 100 कर्मागत वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? करेक्ट आंसर 24 25। अभी समझा हमने, तुरंत किया था कि सर या तो 24 और या 25, कारण क्या है? कारण जान गए। 200 सालों में 48 या 49, ये सब क्वेश्चन साथ साथ में आपको मिल जाएंगे बच्चों। 200 सालों में कितनी बार? 48 या 49, कारण हमने बता दिया। और इवन 300 साल आ जाए तो भी आप क्या पाओगे? 72 या 73। सवाल आएगा तो 400 साल का आएगा, तब बोल दीजिएगा 97। ओके, चलिए सर 400 कर्मागत वर्षों में कितनी बार महीने का 29वां दिन आता है? देखिए आप जानते हैं एक साल के 12 महीने होते हैं। ये जो 29 तारीख की कंट्रोवर्सी है कि 29 तारीख आएगी या नहीं आएगी बच्चों, ये केवल और केवल फरवरी के मंथ में, थोड़ा फरवरी के मंथ में हमें डाउट होता है कि 29 फेब आ भी सकती है और 29 फेब नहीं भी आती। डिपेंड करता है ईयर नॉर्मल है या लीप। लेकिन बच्चों अगर मैं इस 29 फेब को साइड कर दूं, सपोज कीजिए एक बार हम कैलेंडर में इस फरवरी के महीने को हटा देते हैं, निकाल दीजिए साइड में, तो बाकी मंथ बचे 11। हर मंथ में 29 तारीख पक्का ही आएगी। जनवरी, फरवरी को छोड़ दीजिए, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 11 महीनों में हर महीने में एक एक बार पक्का, तो 11 टाइम्स आनी चाहिए। और मैं 400 साल की बात करूं बच्चों, तो 400 बार 4400 बार आनी चाहिए। देखिए एक साल में 29 तारीख आएगी 11 बार। जब मैं फरवरी काउंट नहीं कर रहा, हटा दीजिए इसको फरवरी को, हर महीने में आएगी जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक साल में 11 बार, 400 साल में 4400 बार। लेकिन आपने कहा सर 29 फरवरी भी तो आती है बीच बीच में। हाँ सर,
अगर मैं 29 फेब की बात करूं तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि 400 साल में ये आती है 97 टाइम्स। तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, द करेक्ट आंसर विल बी 4497 टाइम्स। 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497। ये जो 4400 है सर, ये बाकी के मंथ हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन ये 97 है, केवल फरवरी वाला, दोनों ही अटेंड करेंगी। तो 4497 इज द करेक्ट आंसर। तो फरवरी का यूज कितनी बार, लीप ईयर कितनी बार, 29 तारीख का यूज कितनी बार। उम्मीद करता हूं ये सब बातें समझ में आ गई होंगी आपको। कॉन्सेप्ट इनके बड़े ही सिंपल हैं, लेकिन समझने आपके लिए जरूरी है। अब बच्चों अगला अपना कॉन्सेप्ट है, इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज। क्या होते हैं ऑड डेज? देखिए, ऑड का मतलब विषम। विषम दिन कुछ खास नहीं है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 25 डेज हैं, ये अगले पेज पे करते हैं। मैंने आपसे कहा सर मेरे पास 25 डेज हैं, तो इनमें से ऑड कितने हैं? ऑड का मतलब ये है कि आप इस 25 को 7 से डिवाइड कीजिए। अगर 7 या 21, 3 तो बन गए वीक पूरे पूरे, और 4 जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच गया वही ऑड डे, विषम दिन। यानी जितने भी आपके डेज हैं आप उनको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए? 7 से। सप्ताह बनाइए, वीक बनाइए। जो वीक बनने के बाद में रिमाइंडर बच गया वही तुम्हारे ऑड डेज हैं। जैसे आपने कहा सर मेरे पास 100 डेज हैं, तो 100 डेज में ऑड डेज कितने? सर 100 को 7 से डिवाइड करो ना, तो 14 वीक्स बनेंगे पूरे पूरे, एंड 2 डेज बनेंगे ऑड। 14 गुणा 7 98। जी हां, 14 बन गए वीक और 2 बन गए एक्स्ट्रा ऑड डेज। तो वीक में कन्वर्ट करने के बाद में जो मामला बच गया वो ऑड डेज है। आपने कहा सर एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? एक नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? देखिए ऑड डेज ना 1 2 3 4 5 6 0 ही होते हैं। वीक के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वही तो होते हैं। तो नॉर्मल ईयर का मतलब होता है 365 दिन। और कोई आपसे पूछे 365 दिन में 7 से भाग दीजिए, तो 52 तो बन गए वीक्स, आपने स्टार्टिंग में बात पढ़ी ये वाली, और 1 दिन बचता है ऑड डे, इसे हम बोलते हैं विषम दिन। कोई आपसे पूछे सर लीप ईयर, सर लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। आपने इसको 7 से डिवाइड किया तो 52 तो आएंगे वीक्स पूरे पूरे, और 2 बचेगा एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं ऑड डेज। यानी पर्टिकुलर कोई आपको डेज देकर पूछ ले कि बताओ इनमें ऑड डेज कितने हैं, तो 7 से डिवाइड कर लेना। वैसे आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में एक होता है ऑड डे, लीप ईयर में 2 होते हैं ऑड डेज। क्यों होते हैं? मैंने कारण बताया, 7 से भाग दीजिए, जो वीक के बाद में एक्स्ट्रा बचेगा वही ऑड है। प्यारे बच्चों, हमारे सामने देखो इस प्रकार का कई बार सवाल मिल सकता है किसी मॉक टेस्ट में, किसी एग्जाम में, किसी पेपर में। हाउ मेनी ऑड डेज इन 100 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स? अगर मैं 100 लगातार सालों की बात करूं तो इनमें ऑड डेज कितने होंगे? सबसे पहली बात तो यह है बच्चों, डाउट है कि हमें आपने बताया नहीं सर कि 100 डेज कौन से, कहां से कहां तक के। क्योंकि डाउट क्या है ना, उन 100 डेज में सेंचुरी कौन सी आ रही है ये डिफाइन नहीं है। तो इसलिए इसके 2 नियम बन सकते हैं। सर आपने कहा कॉन्जिक्यूटिव 100 ईयर, हो सकता है इनमें 76 ईयर नॉर्मल आए और 24 ईयर लीप आए। सर ये भी हो सकता है इसमें 75 ईयर नॉर्मल आए और 25 ईयर लीप वाले आए। ये बात आपने आज ही पढ़ी, मैंने आपको आज ही अभी बताइए बेटा कि लगातार 100 सालों की बात करोगे तो नॉर्मल ईयर 76 भी आ सकते हैं, 75 भी आ सकते हैं, लीप ईयर 24 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं। जब तक कि आप ये डिफाइन नहीं कर दो कि कौन से 100 साल की बात कर रहे हो,
तब तक बेटा हम इन बातों को क्लियर तो कर नहीं पाएंगे, तो दोनों केस मानने पड़ेंगे। अच्छा अब सुनिए, अभी अभी आपने जाना, अभी अभी आपने पढ़ा कि एक नॉर्मल ईयर में एक दिन ऑड होता है, तो 76 नॉर्मल ईयर है बच्चों, सब में एक एक दिन ऑड था, तो यहां से आ गए 76 डेज प्लस 24 बेटा लीप ईयर थे, लीप ईयर सब में दो दो दिन ऑड थे, तो 48 डेज यहां से ऑड आ गए। 76 दे एक एक ऑड है 76, 24 लीप ईयर है, सब में दो दो दिन ऑड होते, एक लीप ईयर में दो दिन ऑड होते हैं, विषम होते हैं, तो आपने कर दिया 48। अगर मैं इन दोनों का सम करूं बेटा, 8 से 14 का एक कैरी, 8 4 12 124। सर ऑड डेज कभी इतने नहीं होते, फिर से इन्हें 7 से भाग दीजिए। जब भी कभी आप ऑड डेज पूछे ना, उत्तर आएगा 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 7 होते ही वीक बन जाएगा। तो 17 गुणा 7 119, रिमाइंडर बचेगा बच्चों 5। तो हम कह सकते हैं सर इस वाले क्वेश्चन में 5 ऑड डेज आने चाहिए। हाउ मेनी ऑड डेज विल बी देयर, वी कैन से 5। कितने ऑड डेज होंगे सर, 5। यही कहानी यहां सब एक बार और, 75 नॉर्मल ईयर, सब में एक एक दिन ऑड, 75 डेज तो यहां से आ गए बच्चों। 25 है लीप ईयर, सब में दो दो दिन ऑड है, सर 50 डेज यहां से आ गए। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि टोटल आपके डेज हो गए हैं 125। फिर से 7 से डिवाइड कीजिए तो 17 119, रिमाइंडर बचेगा 6। यानी कि बच्चों ऑड डेज विषम दिन आपके बन गए कितने, 6। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि 100 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, 100 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ऑड डेज कितने होंगे। हमने कहानी काउंट कर ली, या तो होंगे 5 और या होंगे 6। पर जब तक आप ये डिफाइन नहीं करो कि 100 ईयर कौन से वाले हैं सर, तब तक अपने सवाल का उत्तर नहीं आएगा। लेकिन इस केस में मैं ये तो कह सकता हूं सर, या तो आएंगे 5 और या आएंगे 6, या तो आएंगे 5 और या आएंगे 6। यानी कुछ भी, अगर मैं आपको देखो यूं बताऊं, अपनी इस टेबल पे चल के बताऊं, इस टेबल पे ये जो फर्स्ट टेबल है 100 टू 1 टू 100, सर इसमें कोई आपसे ऑड डे बोले ना, इसमें होंगे 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 6, क्योंकि ये तो 76 नॉर्मल केस है, इसमें 5 5 5 ऑड डे, यहां 6। सर यहां भी देखो 5 5 5 ऑड डे होंगे और यहां 6 होंगे। जहां सेंचुरी लीप वाली आई वहां तो होंगे ऑड डे 6, और नहीं तो आपके ऑड डेज आएंगे 5। तो ऐसे आप ऑड डेज को काउंट कर सकते हो। 100 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात करेगा तो प्यारे बच्चों आपके पास कंफर्म गारंटी के साथ में ऑड डेज या तो आएंगे 5 और या आएंगे 6। लेकिन सर क्वेश्चन कई बार ऐसा बन सकता है कि 400 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में ऑड डेज कितनी बार आएंगे, कितने ईयर, 400। सर ये बात आपको पता है, आप जानते हैं कि 400 ईयर में 97 तो आएंगे पक्का लीप ईयर, और बाकी के 303 आएंगे नॉर्मल ईयर। कंफर्म 400 साल तो कहीं से कहीं के पकड़ लीजिए, 97 बार उनमें लीप ईयर होगा, 303 बार उनमें लीप ईयर होगा, सॉरी नॉर्मल होगा। लीप ईयर का 2 से गुणा कीजिए, 97 इंटू 2 इट्स 194। नॉर्मल का गुणा 1 से कीजिए, 303। यानी कि आप इन्हें जोड़िए 7 9 1 9 एंड 4। बच्चों 497 को 7 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब ऑड डेज भी बनेंगे 0। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो पेपर में आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि 400 सालों के अंदर ऑड डेज जो बनते हैं वो 0 बनते हैं। कोई आपसे पूछेगा 400 सालों के अंदर ऑड डे कितने होंगे, तो कहिएगा 0 होंगे। 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 इज द राइट आंसर। आइए आगे चलते हैं बच्चों। एक और नियम, एक और कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है सेम डेट कॉन्सेप्ट। सेम डेट कॉन्सेप्ट का मतलब बच्चों देखिए, आपको किसी भी ईयर में
हम ये कह दें कि मान लो सर 1 जनवरी 2006 को मंडे है, तो ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2007 का जो डे आएगा ना, वो तुरंत आपको दिमाग में याद हो जाना चाहिए, ट्यूसडे आएगा। अगर ये सोमवार है तो ये मंगलवार आएगा। सर एक दिन का गैप करना है, एक ही दिन का गैप करना है सर। क्यों? क्योंकि देखो 2006 जो है ना, ये नॉर्मल ईयर है, इसमें आपको पता है 52 तो वीक थे और एक अपना ऑड डे था एक, तो बस इसी एक को हमने ऐड कर दिया, तो ये मंडे और ये ट्यूसडे। सिंपल। आपने कहा अरे वाह सर, ऐसे तो फिर 1 जनवरी 2008 भी निकाल देंगे। मैंने कहा हाँ, ये वेंसडे, क्योंकि 2007 भी तो नॉर्मल ईयर है, वहां भी तो आप अगर चेक करोगे तो 52 वीक बनेंगे और 1 ऑड डे बनेगा। इसका मतलब सर यहां भी तो बात सेम है। आपने कहा हाँ ठीक है, समझ में आ गया सर, लेकिन अब बताओ 1 जनवरी 2009, इस बार मैं आपका उत्तर बता दूंगा फ्राइडे। आपने कहा रे सर क्या बात कर रहे हो, एक एक जोड़ रहे थे, एकदम से 2 काहे जोड़ दिए हो? 2 इसलिए जोड़ दिया मेरे भाई, 2008 आ गया लीप ईयर, और लीप ईयर में आपको पता है 52 वीक के साथ साथ में 2 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, 2 दिन, तो इसलिए आप कह सकते हो मैंने 2 ऐड किया, वेंसडे में 2 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? फ्राइडे। ओ, तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि सर इस टाइम पीरियड के बीच में 29 फरवरी भी उपलब्ध थी। जो आपको मैं टाइम का साइकिल दे दूं, अगर उस बीच में 29 फरवरी विद्यमान हो तो गैप आएगा 2 दिन का, नहीं हो तो 1 दिन का। 29 फरवरी तो सारे काम का गेम है, 29 फरवरी है तो गैप आएगा 2 दिन का, नहीं है 1 दिन का। जैसे 1 जनवरी 2013 को मंडे है, कल्पना कीजिए, तो 1 जनवरी 2014 का डे क्या होगा? सर तुरंत आप टिक कर सकते हैं, सर ट्यूसडे आएगा, क्योंकि 13 इज अ नॉर्मल ईयर, आपने 1 जोड़ दिया, आंसर आ गया। सर 1 जनवरी 14 का ट्यूसडे, तो 1 जनवरी 15 का वेंसडे, क्योंकि सर नॉर्मल ईयर है, एक एक ऐड ही तो करना है, उत्तर आ गया। आपने कहा सर 1 जनवरी 16 का थर्सडे, एक ही की तो ऐड करना है, कर दीजिए, लेकिन 16 जो होता है बच्चों, 16 ये स्पेशल है, इट्स अ लीप ईयर, और अब की बार आपको 1 नहीं आपको 2 ऐड करना होगा, उत्तर बनेगा आपका शनिवार, सैटरडे। कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मल ईयर में 1 1 ऐड करना है, लीप ईयर में 2 ऐड करना है। एक कॉन्सेप्ट और जानिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट एंड लास्ट डे सेम होता है। नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है? सेम। आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 जनवरी 14 का ट्यूसडे, तो एक दिन पहले 31 दिसंबर 13 का मंडे। मैं इस बात को ऐसे याद भी कर सकता हूं कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है। 2014 नॉर्मल ईयर है, फर्स्ट डे ट्यूसडे, लास्ट डे भी ट्यूसडे। 15 वेंसडे है, तो फर्स्ट डे वेंसडे, लास्ट डे भी वेंसडे। लेकिन लीप ईयर में ऐसा नहीं होता। लीप ईयर में अगर फर्स्ट डे थर्सडे है तो लास्ट डे फ्राइडे होगा। एक ऐड करना है बच्चों, एक ऐड करना है। नॉर्मल ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है, लीप ईयर में एक दिन का गैप आता है, यानी थर्सडे तो फ्राइडे। 17 तो नॉर्मल ईयर है, तो फर्स्ट और लास्ट डे सेम होंगे, आंसर क्या बनेगा? शनिवार। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेम तारीख का डे चेक कर रहे हैं, 1 साल बाद देख रहे हैं, तो या तो उनमें गैप आता है 1 दिन का, या उनमें गैप आता है 2 दिन का। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो ईयर नॉर्मल है या लीप है। प्यारे बच्चों, अब थोड़ी बातों को चेंज कीजिए, सुनिए मेरी बात। 23 मार्च 1931 डे आपको दिया गया मंडे। हमने आपसे पूछा 23 मार्च
1932 का डे बताइए। ये अपना सवाल है, पहला पहला लिखा हुआ है। देखिए अब कई बच्चों के दिमाग में यूं आता है कि सर 31 से 32 पे जाना है, एक जोड़ दे। नहीं, आप ये समझिए इस टाइम स्लॉट के बीच में जो फरवरी का मंथ आएगा वो आएगा लीप ईयर वाला 29 डेज का। अगर अपने दिमाग में आप यूं कैलेंडर के पन्ने पलटो तो आप जान पाओगे ना कि 23 मार्च 1931 से 23 मार्च 1932 के बीच में जो कैलेंडर अपने काम आएगा उसमें फरवरी का जो मंथ आएगा वो 1932 वाला आएगा, वो 1932 वाला आएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों उसमें आपको 2 ऐड करना होगा, आपका उत्तर बनेगा वेंसडे। बीच में फरवरी का मंथ कौन सा आता है, फरवरी अगर लीप ईयर वाली आएगी तो 2 ही ऐड करना है। जैसे इसका तो उत्तर हो गया वेंसडे। एक बात और जानिए, 7 अक्टूबर 2012 को संडे है, तो 7 अक्टूबर 2013 को क्या बच्चों, अगर 7 अक्टूबर 12 को संडे है, मैं 7 अक्टूबर 12 से 7 अक्टूबर 13 तक का कैलेंडर देखूं तो आप समझिए सर 2012 की फरवरी तो गई ना, वो तो बीत गई ना। इसके बीच में जो फरवरी आएगी वो आएगी 2013 वाली, और 2013 वाली फरवरी में दिन होते हैं 28, नॉर्मल ईयर है, तो आपको एक ऐड करना होगा, उत्तर बनेगा मंडे। अगर बीच में फरवरी आती है लीप वाली तो गैप आएगा 2 दिन का, अगर फरवरी आती है नॉर्मल वाली तो गैप आएगा 1 दिन का। 2008 2007 बैक चल रहा हूं, बैक चलना भी आना चाहिए ना, तो आप सुनिए 15 अप्रैल 2008, 15 अप्रैल 2008 आपको इसका डे दिया हुआ है वेंसडे। हमने आपसे पूछा सर 15 अप्रैल 2007, आप मुझे यह बताइए इस टाइम से इस टाइम के बीच में जो फरवरी का मंथ आएगा वो 2008 वाला आएगा, यानी लीप ईयर आएगा। फरवरी में 29 डेज आएंगे। जी हां सर, कैलेंडर पे गौर कर लीजिए, तो 2 दिन बैक चलना है बच्चों, आंसर क्या बन जाएगा मंडे। इस केस में आपको 2 दिन बैक चलना होगा, और 2 दिन बैक चलेंगे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा मंडे। एक और कहानी देख लीजिए, 16 जुलाई है, जुलाई 17 पूछा है, बीच में फरवरी आएगी 2017 वाली, वो है नॉर्मल, तो दिन आपने एक ऐड करना है। 16 नवंबर 1971, 16 नवंबर 1972, बीच में फरवरी आएगी, वो आएगी 1972 वाली, और फरवरी अगर 1972 वाली आएगी वो लीप ईयर होती है, लीप ईयर में गैप आएगा 2 दिन का, तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों मंडे। तो कैलेंडर में कौन सी बात कब रिपीट होती है, यानी 1 साल बाद का दिन क्या था, 1 साल में गैप कितना आएगा आप जान सकते हैं, या तो उनमें गैप आता है 1 दिन का या आता है 2 दिन का। बीच में अगर 29 फरवरी यूज्ड है तो गैप आएगा बच्चों 2 दिन का, नहीं तो 1 दिन का। जैसे कि आप मुझे बताइए, क्वेश्चन ये है 1 जनवरी 1972, 1 जनवरी 1972 was Tuesday, then 1 January 1973। प्यारे बच्चों कॉमन सेंस से देखो ना, 1 जनवरी 1972, 72 के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच में फरवरी जो यूज हो रही है वो आ रही है 1972 वाली। इस तारीख से इस तारीख के बीच में फरवरी आएगी 1972 वाली, और वो क्या होती है लीप ईयर। अगर ये लीप ईयर वाली फैब आती है तो यकीनन आपको 2 ऐड करना है, ट्यूसडे में 2 ऐड करेंगे, आंसर क्या बनेगा बच्चों थर्सडे। अगर बीच में 29 फैब वाला टाइम आ जाए तो यकीनन आपको 2 ही ऐड करना है, और किसी बात पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल ऐसा आ जाए सर 1988 में इंडिपेंडेंस डे वेडनेसडे को मनाया गया,
इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त 1988 में सेलिब्रेट किया गया वेंसडे को। तो यही दिन 15 अगस्त ही बात कर रहे हैं 1989 में कब मनाया जाएगा? तुरंत बताइए बेटा, देख के बताइए। 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1989 में जो बीच में फरवरी का मंथ आएगा वहां नोटिस कीजिए ना सर, फरवरी का मंथ आएगा 1989 वाला, क्योंकि अगस्त से लेकर आगे तक चलूंगा तो फरवरी का मंथ मिलेगा 1989 वाला। और इनमें प्यारे बच्चों गैप आना चाहिए मेरे हिसाब से एक दिन का। 1989 इज अ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर में एक दिन का गैप आएगा और सवाल का उत्तर बन जाएगा थर्सडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हर एक कहानी बड़ी सिंपल है, या तो गैप आना चाहिए एक दिन का या गैप आना चाहिए 2 दिन का। अगर बीच में नॉर्मल ईयर की फरवरी आ गई तो एक दिन ऐड करना है, खत्म। जैसे यदि किसी वर्ष का, और ये स्पेसिफाइड आपने बताया कि दैट इज नॉट अ लीप ईयर, बच्चों कोई वर्ष है और वो लीप ईयर नहीं है तो उसका फर्स्ट डे अगर फ्राइडे है तो लास्ट डे क्या होगा? बच्चों फ्राइडे ही होगा। नॉर्मल ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे एकदम सेम होते हैं। फर्स्ट डे और लास्ट डे विल बी सेम इफ दैट ईयर इज अ नॉर्मल ईयर। सामान्य वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, जबकि लीप ईयर में फर्स्ट में और लास्ट में एक दिन का गैप आता है, एक दिन का फर्क आता है बच्चों। क्वेश्चन बड़ा सिंपल, हम आगे इसका तरीका और भी सीखेंगे, पर अभी के लिए आप ये जानिए 1 मार्च 1997 को फ्राइडे है। बच्चों तुरंत एक एक स्टेप काउंट कीजिए। 1 मार्च 1998 का दिन निस्संदेह शनिवार होगा सर। 1997 से 1998 तक फरवरी पड़ेगी 1998 वाली जो नॉर्मल ईयर है। 1 मार्च 1999 तो ये भी तो नॉर्मल ईयर है, संडे। लेकिन प्यारे बच्चों 1 मार्च 2000, इस बीच में जो फरवरी का मंथ आ गया वो आ गया 2000 वाला, और 2000 क्या था? लीप ईयर। लीप ईयर में ऐड कितना होगा? 2। सवाल का उत्तर बनेगा ट्यूसडे। एक साल का गैप है, या तो एक ऐड होगा या 2 ऐड होगा, बस देख लेना बीच में फरवरी कौन सी है, सारा खेल वही है। एक और सवाल, 6 मार्च 2005 डे दिया गया मंडे, और हमने आपसे पूछा है 6 मार्च 2004। देखिए गौर करना, जल्दबाजी मत करना, आराम से देखना, आराम से काउंट करना। सर ये है 6 मार्च 2005, मुझे बैक आना है 6 मार्च 2004 तक। मैं अगर ये बैक करूंगा बच्चों, मुझे फैब का जो मंथ मिलेगा वो 2005 वाला मिलेगा, क्योंकि 2004 की फैब में तो गए नहीं ना, मार्च तक ही तो है। मार्च से बैक चल रहा हूं, मार्च फरवरी दिसंबर ऐसे करते करते तो मुझे फरवरी मिलेगी 2005 वाली, वो होती है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में गैप आता है एक दिन का, तो ये अगर मंडे था तो ये क्या बन जाएगा? संडे। सर माइनस करना है ना, एक साल बैक है, एक साल बैक है, एक माइनस कर दीजिए, द आंसर विल बी संडे। डिफरेंस या तो आएगा एक दिन का या गैप आएगा 2 दिन का, इसके अलावा और कुछ काम करने की नीड नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट का एक और सवाल बच्चों, बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है कैलेंडर का। 18 फरवरी 1997 ट्यूसडे, हमने पूछा है 18 फरवरी 1999। पहली बात आप मुझे बताइए 18 फरवरी 1998 का डे क्या होगा? तुरंत उत्तर आएगा वेंसडे, क्योंकि नॉर्मल ईयर है सर, डाउट ही नहीं है। ये भी नॉर्मल ईयर है, डाउट ही नहीं है, थर्सडे। तो दिए गए टाइम के बीच में कहीं भी बच्चों एक बार भी आपको लीप ईयर नहीं मिल रहा, सारे ईयर नॉर्मल ईयर थे, तो सवाल का उत्तर भी यही बन जाएगा और इसमें और कोई डाउट नहीं है।
तो प्यारे बच्चों, आज हमने कैलेंडर के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट समझे, कुछ बेसिक सी बातें जानी। क्या होता है नॉर्मल ईयर, क्या होता है लीप ईयर, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और प्यारे बच्चों, आगे के सेशन में हम कैलेंडर में और सीखने वाले हैं कैलेंडर का रिपीटेशन, कैलेंडर का दोहरान। कोई कैलेंडर दोबारा यूज होगा तो कैसे यूज होगा, कितने साल बाद हम उसे यूज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट गेम, किसी भी तारीख को डे फाइंड करना। तारीख चाहे कितने समय पहले की हो, कितने समय बाद की हो, आप प्यारे बच्चों किसी भी तारीख से कोई भी डे फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ बेसिक से एक मैथमेटिकल फॉर्मूले को सीखना होगा, उसके बिहाव पर फिर डे ज्ञात करना आपके लिए इजी। उम्मीद करता हूं बेटा जितना आपने आज कैलेंडर का बेसिक पार्ट पढ़ा उतना आप ठीक प्रकार में समझ पाए होंगे। आगे के सेशन में हम कैलेंडर की नेक्स्ट बातें पढ़ेंगे बच्चों। तब तक आप इन बातों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो आपने इस सेशन में पढ़ा उसमें अगर कोई डाउट आए, कोई समस्या आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।